हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक विद एमसीक्यू। आपके दो बेनिफिट होने वाले हैं। तो एक आपको इसके साथ इसकी एक स्टैट की जो पार्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और प्लस में आपके एमसीक्यू भी सारे लग जाएंगे। तो आपका एक प्रॉपर टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कहीं और से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें ताकि और का भी फ़ायदा हो। तो आज हम अपने इस लेक्चर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसको हम इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए जी हम अपनी बात को स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके 75 क्वेश्चन हैं। इससे आपका लगभग स्टैटिक जो पोर्शन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें अलग से फैक्ट भी बताऊंगा आपको साथ में और आपका सारा पॉइंट जो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम। सबसे पहले जब भी हम अपना हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहले है प्राचीन भारत के बारे में, उसके बाद आता है मेडाइवल के अंदर जिसको हम मध्यकालीन भारत कहते हैं, और उसके बाद आता है मॉडर्न। तो हम 3 भागों में अपने जो हिस्ट्री को है पढ़ते हैं। तो अगर हम अपने प्राचीन एशियंट हिस्ट्री को पढ़ें तो उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या चीज़ आएगी? हड़प्पा सभ्यता के बाद ये हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद आएगा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद। महाजनपद के बाद हम पढ़ेंगे मगध। मगध के बाद हम पढ़ेंगे कनिष्क। कनिष्क के बाद हम इन सभी के साथ जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ईसा पूर्व या बीसी लगाओगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी। तो इसको हम हड़प्पा को अब डिटेल के अंदर 75 क्वेश्चन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और अपनी नॉलेज को और किसी के साथ भी शेयर करना। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जी कि सबसे पहले कि इसका जो टाइम पीरियड है ना, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसका टाइम पीरियड है, वैसे अलग अलग आप उसको और डेप्थ में जाके पढ़ोगे ना, थॉरली स्टडी करोगे तो काफ़ी टाइम पीरियड है। तो उसमें से सबसे जो मायने हैं जिसको हम C14 टेक्निक जो है हमारी रेडियो कार्बन टेक्निक होती है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो टाइम पीरियड मिला है हड़प्पा सभ्यता का वो है जी 2500 से लेकर 1750। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट आंसर है। कार्बन C14 टेक्निक को यूज़ आपने करना होता है। इसमें कार्बन जितनी भी कोई चीज़ पुरानी होती जाती है तो उसके अंदर कार्बन के अवशेष कितने होते हैं उसके हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है। 2500 से लेकर 1750 BC तक हमारा जो इस पीरियड के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो गया। इसके साथ एक क्वेश्चन और भी क्लियर हुआ। अच्छा, इसके साथ ना और हमारी आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 4 सभ्यताएं थीं। तो इन्होंने ऑप्शन में भी इसी तरह से दिया हुआ है कि 4 सभ्यताएं आपको दे दी हैं और सभ्यता में आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता हिंदू घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी, कंटेम्परेरी इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो आप इसको देखिए, जो मिस्र जैसे ये थी आपकी मेसोपोटामिया, ये थी इजिप्ट और इसके इस तरह से बनी हुई थी हमारी ट्रायंगुलर शेप के अंदर। ये सभ्यता थी हमारी हड़प्पा और यहाँ पे थी एक सभ्यता जिसको हम बोलते हैं चाइनीज सभ्यता। तो ये थी इजिप्ट वाली सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं, और ये थी हमारी ईरान वाली जिसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता और ये चाइनीज सभ्यता। तो ग्रीक सभ्यता का मेंशन कभी भी नहीं आता। आपको मैं ये भी बता दूं, जो मिस्र वाली सभ्यता है जो आज का इजिप्ट अफ्रीका का एक कंट्री है उसके अंदर जो नील नदी है इसके ऊपर यह सभ्यता बसी थी। तो आपने याद रखना है। तो ये जो ईरान वाली सभ्यता इसको हम बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया। तो इस सभ्यता 2 नदियों के किनारे पे थी, एक तो थी टिग्रिस और एक थी यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, आपने ध्यान रखना इस चीज़ का। और जो चाइनीज सभ्यता थी वो थी हुआंग हू रिवर के ऊपर थी, आपने ध्यान रखना है। और हड़प्पा सभ्यता थी इंडस रिवर के ऊपर। आई होप कि आपको सभी इसके क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत कहाँ तक थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी? तो मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर शेप में थी। 1947 में पाकिस्तान बनने से पहले तो इस तरह से हमारा जो पाकिस्तान था, तो ये हमारे आज का जो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ।
ये पंजाब में भी थी, ये पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में और इंडिया वाले पंजाब में भी हैं, राजस्थान में भी थी, गुजरात में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी इसका लास्ट पॉइंट है, हरियाणा के अंदर काफ़ी पॉइंट हैं, सिंध बलूचिस्तान में भी इसके काफ़ी पॉइंट हैं। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो क्योंकि इसके सभी प्रदेशों में आपको इसके इंपॉर्टेंट 1500 से ज़्यादा प्लेस अभी तक इसके खोजे जा चुके हैं। 1947 से पहले हमारे पास सिर्फ 50 के प्लस हमने जो खुदाई करके खोज की थी, उस आज तक हमारे इतने प्लेस खोजे जा चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे 3, अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा तो 3 देश पूछे जाएंगे आपसे कि किन देशों में फैली हुई थी। तो आपने हड़प्पा सभ्यता को बताना है अफ़गानिस्तान में 2 प्लेस मिले हैं, 450 प्लस जो साइट मिली हैं पाकिस्तान के अंदर, और 900 से प्लस साइटें मिली हैं हमारी इंडिया के अंदर। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद आइए बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के जो अवशेष हैं हमें मिले हैं सुरकोटदा से। देखो जी, घोड़ों के बारे में सुरकोटदा से हमें ये चीज़ें मिली हैं। इसकी बनावली जिसको बोलते हैं, यहाँ से हमें मुकुट मिला है। मांडा जो ये सबसे नर्दर्न पॉइंट था, सबसे लास्ट जहाँ से हड़प्पा चिनाब नदी के ऊपर मांडा प्लेस है। तो ठीक है जी, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत, मतलब यहाँ पे खेतों को हल किया गया था, उस तरह के खेत हमें मिले हैं। तो आपको 4 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। उसके बाद देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगा आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जो हमें जो कहते हैं ना, जो चूड़ियाँ जो मिली है, कालीबंगा पंजाबी में इसको बोलते हैं। तो इस तरह से कालीबंगा राजस्थान के अंदर एक प्लेस है। श्री गंगानगर में था पहले, उसके बाद हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना, तो वहाँ पे अब राजस्थान में ये प्लेस मिलता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा में हमारा जो सामान था वो सारा कहाँ पे है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में इसको म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है। गुजरात, ये गुजरात कौन सा है जी, ये इंडिया वाला गुजरात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेस हमें साइटें पंजाब में इंडिया में मिली हैं। 900 साइटों में सबसे ज़्यादा साइटें कहाँ पे हैं, गुजरात में हैं। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। सेल खड़ी मतलब से टाइट। जैसे आज हमारे पास कॉइन बनाने के लिए हम कांच से कई चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, जैसे कॉइन बनाते हैं, इस तरह का मटेरियल था जब ये क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता में मुद्राएं बनाते थे, कॉइन बनाते थे। वो जो मुद्राएं बनाते थे उसका नाम था सेल खड़ी। आपने ध्यान रखना है इसको। ठीक है जी, और यहाँ पे याद रखना, तांबा पहली इन मानव के द्वारा एक अभी तक देखो जी 118 एलिमेंट मतलब तत्व पदार्थ की खोज की जा चुकी है, और इसमें से तांबा पहला एलिमेंट था, तत्व था, जिसको पूरी दुनिया में इंसान ने खोजा था। ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान रखना है। लोहे की खोज वैदिक पीरियड में होगी, और ये लोहा की खोज के बारे में हड़प्पा वालों को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के किस युग में मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में देखो जी तांबा भी था और इसका साथ में क्या था, तो ये ब्रॉन्ज एज को माना जाता है। इसको ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांस्य युग में माना जाता है ब्रॉन्ज एज को। ब्रॉन्ज के मतलब क्या होता है जी, इसके अंदर तांबा, देखो जी, एक जो तांबा होता है, कॉपर जो होता है, वो शुद्ध रूप से बॉडी के ऊपर रिएक्शन करता है। इसीलिए तांबे के अंदर जब हमने टिन को मिला दिया तो क्या बन गया, ब्रॉन्ज। इसीलिए ब्रॉन्ज युग में इसके जितने भी एलिमेंट आपने टूल देखे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर, वो सारे कांस्य युग में रखे गए थे। ठीक है जी, आपने ध्यान समझना है इसके। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। पहले तो एक तो पूछा जाएगा ब्रॉन्ज एज किसके टाइम पे थी, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे। इसमें 2 एलिमेंट होते थे, कौन से, एक तो था कॉपर जिसको हम बोलते हैं तांबा, और एक था टिन। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जेड है ना, तो यहाँ पे आ गया टिन। ठीक है जी, और दूसरा होता है ब्रास। ये साइंस में क्वेश्चन आता है, ब्रास किससे मिलकर बना होता है, इसमें भी तांबा होता है, तांबा कॉपर प्लस इसमें होता है जिंक। इसमें जेड नहीं है तो यहाँ पे जिंक है। ठीक है जी, आपने दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के 8वें क्वेश्चन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका था व्यापार। ये व्यापार करते थे। आपने काफ़ी देर से देखा होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा जब आपने इसके स्टैटिक पढ़ा होगा, तो इसमें सिंडोन एक वर्ड सुना होगा। इसका मतलब क्या था, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं मलूहा का मतलब होता है कि ये व्यापार, ये व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से। सिंडोन कॉटन को कहते थे, और ये कॉटन का व्यापार करते थे आपस में मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता से, तो इसीलिए इनका व्यापार जो मुख्य काम था। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे,
ये किस तरह के लोग थे, तो आपने इसके बारे में बताना है जी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये शहरी थे, आपको मैंने बताया ना, हड़प्पा सभ्यता में सभी सड़कें 90 डिग्री के पर कट करती थी। इनको अर्बन सभ्यता भी बोलते हैं हम, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। रीज़न क्या था, पक्की ईंटों से घर बने होते थे, इसीलिए इसको शहरी व्यवस्था थी, ये पूरी तरह से डेवलप थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इस आज से 4500 साल पहले इतनी बड़ी सभ्यता, और ये कैसे हो सकता है कि इस 90 डिग्री के ऊपर आज भी हमारी सड़कें क्या होती हैं, 90 डिग्री के ऊपर आज भी नहीं कट करती हैं। तो ये उस टाइम पे कट की गई, आज से 4500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी अद्भुत बात थी, ठीक है जी। तो ये शहरी थे, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से। मैंने अभी आपको भी बताया, पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे, 3 मंजिला घर होते थे। जैसे एक उसमें जो मेन सड़क होती थी उसको बोलते थे राजपथ, जैसे ये मेन सड़क है तो ये राजपथ हो गया। तो ये तो मेन जो लिंक रोड होती थी इसके अंदर घर होते थे। ये घर के जो मेन दीवारों की तरफ कोई भी आपका घर नहीं ओपन होता था, खिड़की नहीं होती थी। तो ये इस तरह से घर इस छोटी गलियों में खुलते थे, और इसके सामने एक दीवार होती थी, आपको बिल्कुल सामने, आप आंगन में इसको देख नहीं सकते थे। इस तरह से इनका 3 मंजिली घर होते थे, आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये काफ़ी चीज़ें थी, इसमें हम अगर डिटेल में इसको पढ़ते हैं तो मैं इसको स्टैटिक की वीडियो, अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपकी स्टैटिक की वीडियो बना दूंगा साथ में, ठीक है जी। तो ईंटों से बनाए जाते, तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो मैंने आपको बताया था ये कपास, सिंडोन, मैंने आपको बताया ना कॉटन के लिए, इसीलिए इनको वर्ड मलूहा यूज़ करते थे। मलूहा, मेसोपोटामिया जो वर्ड लोग थे ईरान वाले, इनको सिंडोन कहते थे, ठीक है जी। मलूहा शब्द यूज़ करते थे इनके लिए। तो उसके बाद हम निम्नलिखित शब्दों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। आरडी जो साहनी थे, आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि जो हड़प्पा सभ्यता जो था, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला जो शहर था हड़प्पा की खोज की गई, जिसका नाम हड़प्पा पड़ गया। पर दयाराम साहनी ने 1921 में ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। सर जॉन मार्शल जो थे, ये पहले पर्सन थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, जब जिस टाइम पे ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की जा रही थी, ठीक है जी। तो ए कनिंघम भी थे, इसके टाइम पे भी इन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा करके एक शहर नीचे दबा हुआ है, तो आपने निकाला। आर डी बनर्जी कौन थे, आर डी बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदारो जो था वो शहर की खोज की थी, इनको डिस्कवर किया था, ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है। सिंधु घाटी का पंत नगर, जब बंदरगाह किसको बोलते हैं, जब डोकियार्ड, गोदीवाड़ा, इस किसको कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्लेस आपको याद रखने हैं जिसको बंदरगाहें बोला जाता था। एक था सुरकोटदा, ठीक है जी, और एक था लोथल। अब ये लोथल क्या है जी, ये इंडिया वाला है, ये इंडिया में बंदरगाह रह गई है। 1947 के बाद पूरे हड़प्पा सभ्यता में 2 बंदरगाहें थी, एक तीसरी भी थी जिसको कोट दीजी बोलते हैं हम, ठीक है जी, पर 2 मेन थी। इसमें सुरकोटदा जो है ये थी पाकिस्तान के अंदर, और जो लोथल थी ये थी आपके अभी भी इंडिया में भोगवा नदी के ऊपर है, ठीक है जी, सरस्वती नदी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो ये लोथल अभी कहाँ पे है, किस स्टेट में है, गुजरात के अंदर है, आपने ध्यान रखना है। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। मोहनजोदारो हड़प्पा का जो सेकंड सबसे बड़ा शहर था, और कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। पैमाने की खोज में सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग जो माप तोल से परिचित थे, वह खोज कहाँ पे हुई है। तो ये इसके बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये जो माप तोल की इकाई है ना, इसको 16 डिजिट वाली इकाई बोलते हैं, 16 डिजिट से माप करते थे ये। तो ये जो हमें मिली है लोथल, इंडिया वाले गुजरात के अंदर जो बंदरगाह थी उसके ऊपर, यहाँ पे मणके बनाने के सबसे ज़्यादा कारखाने अगर आपको पूछ ले तो लोथल में थे, ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है। हड़प्पा समाज जो किन वर्गों में विभाजित था, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक पीरियड में क्या होता है, समाज होता है जिसको हम बोलते हैं 4 वर्ण सिस्टम, जिसको हम उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वो लोग क्या होते थे, जैसे यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन में देखकर आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये थे, ये वर्ण सिस्टम था वैदिक पीरियड का। बट इसके टाइम पे जो थे, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा वर्ण सिस्टम था ही नहीं। और इसके टाइम पे क्या था, ओनली विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे, श्रमिक होते थे, ठीक है जी। श्रमिक किसको, किसानों को बोला गया, व्यापारी, योद्धा और विद्वान, ये सभी 4 होते थे जो हड़प्पा कालीन युग था जो, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आएगा ना, जो ब्रह्मा, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पे
तो ये पुरुष सूक्त जो था उसके बारे में बता रखा है, वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो आपने बताना है। तो ये उत्तर वैदिक काल में ये 4 चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि राजा के नीचे क्या होता था, पुरोहित होते थे, पुरोहित के नीचे सेना होती थी, सेना के नीचे शूद्र गुलामों की तरह रखे जाते थे। ये उत्तर वैदिक काल का पीरियड था, ठीक है जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला शहर था हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा का शहर की खोज होने के कारण बोला गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया क्योंकि ये थी सिंधु नदी के ऊपर, इसके और सरस्वती नदी के बीच में सबसे ज़्यादा प्लेस थे, इसीलिए इसको बोला गया। और उसके बाद इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अर्बन क्या था, क्योंकि पूरी तरह से डेवलप थी और 90 डिग्री के पसड़ के काट करती थी। इसको सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि सरस्वती नदी के ऊपर भी काफ़ी प्लेस थे और ये सबसे पवित्र नदी थी इस टाइम पे, ठीक है जी। और इसको आप ये ब्रॉन्ज एज भी आप कह सकते हो, आप ब्रॉन्ज एज, क्योंकि मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया कि ब्रॉन्ज एज के टाइम, इसके टाइम पे जो टूल थे, मटेरियल यूज़ होता था वो ब्रॉन्ज एज का था। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये प्रोटो हिस्टोरिक थे, प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता थी, प्रोटो हिस्टोरिक में इसको रखा गया क्योंकि इसका सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि इसकी जो आज हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABC जिसको बोलते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी इंग्लिश को पढ़ना कितना टफ हुआ पड़ा है। इसी तरह से इनके टाइम पे हमारे 426 वर्ड निकाले गए हैं, ऐसे निशान जो हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के अंदर, जिससे ये पता लगता है कि ये इसको पढ़ना अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, इसको कोडिंग डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ हमारे पास हो लिखित में और उसको पढ़ा ना जा सके, तो इसको हम किस में पढ़ते होते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो उसके बाद आइए जी सेकंड क्वेश्चन 17वें में आते हैं। निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु घाटी लोगों का सही चित्रण क्या करते थे? तो ये जी जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ा होना चाहिए, नहीं अदरवाइज आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हो। देखिए जी, तो सबसे पहले जिसमें कौन सा कथन सही था, देखो मंदिर और महलों का कोई जिक्र नहीं होता था। आपने सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है, इसमें मंदिर और महलों का कोई जिक्र नहीं मिलता क्योंकि ये मंदिर बनाते ही नहीं थे। और युद्धों में घोड़े खींचने वाले रथों का भी कोई प्रयोग नहीं था क्योंकि युद्ध ऐसे होते ही नहीं थे, क्योंकि समाज तो इगैलिटेरियन था, मतलब बराबर में था सभी। और ऐसे हो क्या था कि देवी देवताओं की पूजा जरूर करते थे, हाँ जी, देवी देवताओं की, ये धरती माता की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, प्राकृतिक में जितने भी जी जानवर हैं उनकी पूजा करते थे। एक जो कुबड़ वाला सांड जो होता है उसकी ज़्यादा पूजा करते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ प्राकृतिक से ज़्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ में क्वेश्चन, तो इसमें आंसर जो होगा केवल 2 होगा, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता की खोज है ना, वो किस वर्ष में हुई है? तो मैं इससे पहले भी आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, 1921 में हुई है। जो दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने हड़प्पा शहर पहले निकाला, उसके बाद 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदारो शहर की खोज की थी, ठीक है जी। मोहनजोदारो मूवी आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि कोई भी सिटी पढ़ोगे, 7, 8, 10 सिटियाँ हमें पढ़नी होती हैं, तो इसमें से ना 2 फैक्ट आपने पढ़ने होते हैं कि सबसे 2 तरह के टिल्ले होते थे, जैसे टिल्ले होते हैं ना 2 तरह के, जैसे ऊपर वाला जो टिल्ला होता है जो ज़्यादा ऊंचा होता था, उस टिल्ले को हम बोलते थे स्टाइडल। स्टाइडल का मतलब होता है कि जो चीज़ ज़्यादा ऊंची है उसके ऊपर व्यापारी और बड़े वर्ग के लोग रहते थे, और एक नीचे निम्न दर्जे का जो टीला होता था उसमें सारे लोग रहते थे, ठीक है जी। तो हड़प्पा सभ्यता में इस तरह का प्रमाण होता था। स्टाइडल आपने याद रखना है किसको कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखो जी, इनको अश्वमेध की जानकारी थी, गाय को ये पवित्र मानते थे, पशुपति का सम्मान आरंभ करते थे, संस्कृत समझता किसकी? तो 19 में आपने क्या देखना है जी, 19 के अंदर पूछा क्या गया, ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो क्या आपने देखा है कि ये हड़प्पा सभ्यता में कोई यज्ञ वगैरह कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला ना प्रकृति के बारे में जानकारी ज़्यादा रखते थे, तो इनके लिए वो वैल्यू नहीं थी, तो ये यज्ञों में इस तरह से ये इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है जी। गायें इनके लिए पवित्र थी? नहीं जी, गायें आपको वैदिक पीरियड में जाके इम्पोर्टेंट नजर आएगी। और ये संस्कृति समर्थ्य स्थिर नहीं थी, यहाँ पे संस्कृति का ऐसा कुछ भी नाम नहीं था, यहाँ पे सिर्फ पशुपति का सम्मान होता था, एक कुबड़ वाले सांड का ही सम्मान होता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर ये लाइन सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति किस तरह की थी, तो इसमें ये किस तरह के लोग थे, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मैंने आपको पहले बताया कि इगैलिटेरियन मतलब ये
समतावादी, उचित समतावादी, इनमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, अशुद्ध नहीं मानते थे किसी को, सभी को बराबर मानते थे। तो इगैलिटेरियन समाज था इनका, ठीक है जी, उचित समतावादी थे, ठीक है। दास श्रमिक वाली कहानी आपको उत्तर वैदिक काल में आएगी, जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल की काम है, और वर्ण सिस्टम आपका उत्तर वैदिक काल में नजर आएगा आपको। उसके बाद सिंध का नखलिस्तान या बाग या सिंधु घाटी का बाग किसको कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदारो को हम कहते हैं, मोहनजोदारो को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी का भाग कहा जाता है। और कालीबंगा में हमें क्या मिला है, काली चूड़ियाँ, जो काले रंग की चूड़ियाँ थी, खेत जुते हुए थे, नक्काशी किए हुए जो अलकृत ईंटें मिली हैं हमें वहाँ पे। लोथल में कारखाने, मन के बनाने के कारखाने थे। हड़प्पा सभ्यता जो है वो पहली सिटी थी जिसकी खोज की गई थी रावी नदी के किनारे के ऊपर, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार। मैंने अभी बताया ना आपको, शेप बनाकर इस तरह से बताई थी, तो ये थी त्रिभुजाकार की। इसमें सबसे ये नॉर्दर्न पॉइंट था, ये सदर्न पॉइंट था, और ये था आपका पूर्वी पॉइंट, और ये था पश्चिमी पॉइंट। तो ये जो दक्षिणी पॉइंट जो है, इसका दक्षिणी बिंदु जो था सबसे लास्ट, जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता पहले, इसको बोलते हैं दाइमाबाद। ये दाइमाबाद कहाँ पे है, गोदावरी नदी के किनारे के ऊपर है, महाराष्ट्र के अंदर, दाइमाबाद, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और पूर्वी वाला कौन सा था, पूर्वी वाला यहाँ पे जो ये था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, यूपी के मेरठ के अंदर था। और सबसे लास्ट में कौन सा था, तो ये था चिनाब नदी के ऊपर मांदा नॉर्दर्न पॉइंट। और यहाँ पे सुरकोटदा पाकिस्तान के अंदर था, दाश्क नदी के किनारे के ऊपर। और ये तीनों आकारों को मिला के हम बोलते हैं त्रिभुजाकार की हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ना ए के ऊपर ही मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इस बच्चे को। तो इसमें देखिए जी, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर थी, तो आपने बेसिकली ध्यान रखना है। हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो ये थी आपकी किस किनारे के ऊपर, हाँ जी स्टूडेंट, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता थी जो आपकी, ये हड़प्पा जो शहर था ये था रावी नदी के किनारे पर। राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको दयाराम साहनी इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी सिंधु नदी के ऊपर था, ये आपने ध्यान रखना है। लोथल आज के गुजरात में भोगवा नदी, जिसको हम सरस्वती नदी की सहायक नदी मानते हैं, इसके ऊपर था। कालीबंगा आज की सरस्वती नदी का एक रूप है, घग्गर दरिया जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर था। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ। कालीबंगा में हमें नक्काशीदार ईंटें मिली हैं और वहाँ पे खेत जुते हुए मिले हैं। तो इस तरह से कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है, आज के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है, ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। और बनावली कहाँ पे है, ये हरियाणा के अंदर है, यहाँ से हमें मुकुट मिला है इसका, ठीक है। और लोथल कहाँ पे है, यहाँ पे मेन कारखाने थे किसके, जो व्यापार होता था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में समुद्र के तहत, वो ये एक बंदरगाह थी और इसमें मन के बनाने के कारखाने थे। रोपड़ कहाँ पे है, सतलुज नदी पंजाब के अंदर रोपड़ है, ठीक है जी, ये एक हड़प्पा साइट थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकृत किस स्थान पर मिला है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ए इसका ऑप्शन है। मैंने अभी बताया आपको कि ये कालीबंगा जो प्लेस है वहाँ पे मिला है। तो उसके बाद आपको मोहनजोदारो जो है वो कहाँ पर स्थित है, अभी बताया मैंने, अभी आपको बता के हटाऊं कि सिंधु नदी के ऊपर है और ये पाकिस्तान के अंदर ये साइड जा चुकी है और पाकिस्तान के अंदर ये प्लेस है, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार, जिसको पूरे विश्व का आश्चर्य बोला जाता है, विश्व का आश्चर्य किसको बोला जाता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये है जी वृहद स्नानागार, ठीक है जी। तो इसकी आपने एक डिमेंशन थोड़ी सी देख लेना आपने अपनी बुक के अंदर, क्योंकि डिमेंशन वाला क्वेश्चन आया नहीं, पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि वृहद स्नानागार जिसको विश्व का आश्चर्य बोला जाता है, ये कहाँ पे है, तो ये मोहनजोदाड़ो के अंदर है, ठीक है जी, मोहनजोदाड़ो के अंदर है, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपको लगभग तो सभी पॉइंट क्लियर होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है आपको, तो आपको मैंने बताया ना ये किसकी, ये जो लिंग की पूजा करते थे, ठीक है, तो ये लिंग की पूजा करते थे, भगवान शिव के जो उनकी पूजा करते थे, तो जिसको हम आदि शिव के नाम से जानते हैं, आदि शिव की पूजा करते थे, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो उसके बाद एक चीज़ और, हाँ जी,
हाँ जी स्टूडेंट, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, ठीक है जी। किसी और का भी भला हो सके, इस लॉकडाउन के अंदर कोई बाहर ना निकले, हम अपनी तरफ से इतनी ही हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, ये मैंने आपको बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में कौन सा प्लेस है? गुजरात में, फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, लोथल हमारा प्लेस कहाँ पे है? गुजरात में है। बनावली हरियाणा के अंदर है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। उसके बाद मोहनजोदारो को हम क्या बोलते थे? मोहनजोदारो को हम बोलते थे मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। इसको ट्विन सिटी भी जानते हैं, हम ट्विन सिटी भी कहते हैं, ट्विंस कैपिटल। हाँ जी, इसको हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं, आपने ध्यान रखना है। इसको ट्विंस कैपिटल के नाम से भी पुकारा जाता है, ट्विंस कैपिटल, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है, मोहनजोदारो को बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नेम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाता है। मैंने आपको बताया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता इसको बोला जाता है। सैंधव सभ्यता के उत्कीर्णकों में मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का स्वादिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपको मैंने बताया ना, एक कुबड़ वाला सांड जिसको बोलते हैं बैल, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इसके जो कॉइन थे उसके ऊपर लिखा हुआ था। और शेर के बारे में इनको जमा नहीं पता था, शेर के बारे में इसको नहीं पता था, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है किसके कारण के लिए? इनके जो सबसे मेन इसके जानी जाती है अपने नगर के नियोजन के लिए, ठीक है जी, नगर नियोजन के लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऊपर सारी सड़कें कट करती थी, एक तरफ हवा चलती थी, सारी सड़कें साफ़ हो जाती थी। जो इनके बड़ी बड़ी पूरी जो पूरी तरह से जो शहर डेवलप होता था, इसमें बड़ी बड़ी नालियाँ होती थी, वेस्ट के लिए पूरा ऐसे सिस्टम, पूरा एक अंडरग्राउंड सिस्टम होता था। तो इस तरह से इसको नगर नियोजन के लिए ही मेन जाना जाता है, इसको इसीलिए अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, लोथल जो कि है ये हमारे इंडिया के गुजरात में है। ये है क्या जी? एक बंदरगाह है जिसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। भारत का खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता, जिसके ऊपर मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता थी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताया। ये 1947 के बाद की बात कर रहा है, 1947 से पहले की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 36 नंबर जो इसका क्वेश्चन जो है, इसका देखिए, जो चांदी के बारे में सामने कहाँ से मिला है, तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा चांदी का उपयोग मिला है जी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आपने वैदिक पीरियड में तो आपने लोहे का आप देखोगे मेनली, ठीक है, तो उसके बारे में देखोगे। उसके बाद सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य में उन्नत दशा में था, ठीक है। मातृ देवी की पूजा होती थी। लोहे का प्रयोग होता था? नो, लोहे का प्रयोग नहीं होता था, इनको लोहे के बारे में पता ही नहीं था। आयरन की खोज तो उत्तर वैदिक काल के टाइम पे होती है, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखना। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की मैंने ये 4 क्वेश्चन तो आपको ऊपर वाले में पहले ही बता दिए थे मैंने, कि सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के ऊपर, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद परवरा नदी जिसको बोलते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी, और ये महाराष्ट्र में है। और ये पूर्वी सीमा थी, ये थी आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर। और पश्चिमी बिंदु सुत कागे डोर, ये आपका दाश्क नदी के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इनमें ये ऊपर वाले 3 प्लेस तो अभी भी इंडिया में है, और ये चौथा प्लेस जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। आई होप कि इसके हिसाब से आप इसका आंसर मार्क कर लेना। तो मांदा किस नदी के किनारे पे स्थित था? तो मैंने अभी बताया ना, चेनाब नदी के किनारे पर था। तो आप इस तरह से तो ध्यान रखना। सतलुज के ऊपर कौन सा था? रोपड़। और रावी के ऊपर हड़प्पा, सिंधु के ऊपर मोहनजोदारो। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पे था? अभी मैंने बताया सतलुज नदी के किनारे पे था, ठीक है जी। तो हड़प्पा सभ्यता में ये पंजाब की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। पंजाब की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का प्रबंधन का पता चलता है कहाँ पे? सबसे अच्छी जल प्रणाली कहाँ पे थी, ये आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, धोलावीरा। ये धोलावीरा कहाँ पे है? ये इंडिया के अंदर है, इंडिया के गुजरात में है। और यहाँ पे ना खेल स्टेडियम भी मिला है। और यहाँ पे तीन टीले थे, 2 टीले इस तरह से, और बीच में खेल का स्टेडियम था। तो आपको पूछ लेना खेल स्टेडियम कहाँ पे मिला है, तो ये आपका आएगा धोलावीरा साइड के अंदर। और सबसे अच्छा जल प्रबंधन भी यहीं पे था, ठीक है जी। तो आप बाकी आज का पार्ट 1 इतना हम करते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी 35 जो क्वेश्चन बचे हैं, इसको पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा थ्योरी को ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको भी क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट आए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ताकि औरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।